हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। पेटेंट एग्जामिनर या फिर CGPDTM एग्जामिनेशन इसके पहले 2 बार कंडक्ट किया गया था, 2015 में और 2018 में। 2018 का ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया था और 2015 के ऑर्गेनिक और फिजिकल सॉल्व हो चुका था। बाकी था 2015 का इनऑर्गेनिक पोर्शन, वो आज हम करेंगे। आपका एग्जाम है शायद 25 जनवरी को, सो मैं लेट हो गया, इसके लिए रियली सॉरी। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट पार्ट में 2 सब पार्ट है, ए और बी, दोनों का वेटेज है 6 मार्क्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 कंसेप्शन बस जानना है और ये बाकी क्वेश्चन में भी काम आएगा। एक तो है बेरी स्यूडो रोटेशन। बेरी स्यूडो रोटेशन के अलावा आपको जानना होगा बेंट्स रूल एंड फाइनली साइक्लोहेक्सेन, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोपेंटेन, इनका कितना टाइप ऑफ कन्फॉर्मेशंस होते हैं। कन्फिगरेशन नहीं, कन्फॉर्मेशंस कितने होते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन का आपको पता है चेयर, हाफ चेयर, बोट एटसेट्रा, तो उस टाइप का साइक्लोपेंटेन का भी कन्फर्मेशंस होते हैं। तो ये 3 कंसेप्शन काम में लगा के हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि CH3 इस मॉलिक्यूल में रैपिड एक्सचेंज ऑफ फ्लोरीन एटम्स जिस तरीके से इनहिबिट रहता है, उसी तरीके से कंपाउंड 1 में, यानी कि इस कंपाउंड में भी फ्लोरीन एटम्स का आपस में जो रैपिड एक्सचेंज है वो भी इनहिबिट रहता है कुछ हद तक। लेकिन कंपाउंड 2 जिसका स्ट्रक्चर लगभग इसी के जैसा है, उसमें रैपिड एक्सचेंज देखा जाता है फ्लोरीन एटम्स के बीच में। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, और मार्क्स है 6। सबसे पहले तो हम ये जो कंपाउंड हमको दिया गया है CH3 इसका ओरिजिन देखेंगे। इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है PF5। PF5 एक ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप में एग्जिस्ट करने वाला कंपाउंड है, जहां पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, PBP स्ट्रक्चर में एक्सियल में 3 एटम्स रहते हैं, 3 लिगैंड, और इक्विटोरियल में 3 लिगैंड रहता है और एक्सियल में 2 लिगैंड रहता है। ये 5 में एडवांटेज क्या था, पांचों के 5 लिगैंड फ्लोरीन था, मतलब सिमिलर लिगैंड था, सेम एटम्स। अगर मैं आपको ये मॉलिक्यूल दूं PCl3F2, तब आप क्लोरीन को कहाँ पे रखोगे और फ्लोरीन को कहाँ पे रखोगे, मतलब इक्विटोरियल पोजीशन में या फिर एक्सियल पोजीशन में। इसके लिए हमें चाहिए बेंट्स रूल। अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव species or atom occupies the hybridized orbital having less s character। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना, काम में आएगा। एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर के बारे में आपको आइडिया होगा, जैसे कि sp3 अगर कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो वहां पे एस कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर है 25%, और पी कैरेक्टर कितना है, पी कैरेक्टर है 75%। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3d। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट। अब sp3d को हम ऐसे लिख सकते हैं sp2 प्लस pd। हमने 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया ताकि एक पार्ट में हमें 3 ऑर्बिटल मिल जाए और दूसरे पार्ट में हमें 2 ऑर्बिटल मिल जाए। क्यों, क्योंकि हमें 5 ऑर्बिटल का जरूरत है, 2 है एक्सियल पोजीशन में और 3 है इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो ये जो 3 इक्वेटोरियल पोजीशन का ऑर्बिटल है दैट इज sp2, और ये जो एक्सियल पोजीशन का 2 ऑर्बिटल है दैट इज pd। अब आप देखो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है, परसेंट एस कैरेक्टर है 33%। एग्जैक्टली अगर लिखोगे तो 33.33%। और यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर है 0%। तो अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हमारे पास स्पीसीज क्या है, स्पीसीज है PCl3F2, ये मैंने आपको बोला था। तो PCl3F2 यहाँ पे P तो हो गया सेंट्रल एटम, फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाइज द ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर। लेस एस कैरेक्टर मतलब एस कैरेक्टर यहाँ पे 0 है, pd मतलब एक्सियल पोजीशन में। सो एक्सियल पोजीशन में कौन जाएगा, एक्सियल पोजीशन में जाएगा फ्लोरीन, बीच में p, और बाकी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन में। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब हम देखेंगे
बेरी स्यूडो रोटेशन क्या होता है। बेरी स्यूडो रोटेशन में एक ट्राइगोनल बाइपिरामिड फॉर्म से हम दूसरे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म में जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड बेरी स्यूडो रोटेशन। जैसे यहाँ पे बीच में फॉस्फोरस है, आप कोई भी मान लीजिए, ये मैं एक हाइपोथेटिकल आपको बता रहा हूँ। अगर फर्स्ट लिगेंड यहाँ पे है, सेकेंड लिगेंड यहाँ पे है, तो 1 और 2 ये क्या हो गया, एक्शियल पोजीशन का लिगेंड हो गया, और 3, 4, 5 ये हो गया, 3, 4 और 5 हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन का लिगेंड। इन बेरी स्यूडो रोटेशन 1 और 3 अपने में इंटरचेंज कर लेगा और 2 और 4 पोजीशन इंटरचेंज करेगा। सो फाइनली वी विल हैव अनदर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल जहाँ पे 5 तो इसी पोजीशन में है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इस अरेंजमेंट में जाने के लिए बीच में हमें एक ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करना पड़ता है, विच इज स्क्वायर पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। स्क्वायर पिरामिडल मतलब बीच में सेंट्रल एटम है और जो 5 एटम है, 5 लिगेंड है, वो 5 कॉर्नर में रहेगा। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। pF5 मॉलिक्यूल को लोगे तो बेरी स्यूडो रोटेशन होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो एनर्जी बैरियर रहेगा, एनर्जी बैरियर किसके लिए, टीबीपी स्टेट 1 से स्क्वायर पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करके टीबीपी स्टेट 2 में जाने के लिए जो एनर्जी बैरियर है वो pF5 के लिए बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे पांचों मॉलिक्यूल, पांचों एटम्स सेम है, बीच में फॉस्फोरस है और पांचों जगह पे F है। लेकिन इन केस ऑफ PCl3F2 फ्लोरीन है इनिशियली इक्वेटोरियल पोजीशन में और दो फ्लोरीन एटम से एक्शियल पोजीशन में। सो आफ्टर बेरी स्यूडो रोटेशन क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये दोनों लिगेंड आपस में अपना प्लेस चेंज कर लेगा, ये दोनों लिगेंड भी आपस में अपना प्लेस चेंज कर लेगा। सो ऊपर आएगा Cl, नीचे आएगा और एक Cl, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे एक Cl। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यानी कि फ्लोरीन, वो कहाँ पे होना चाहिए, वो होना चाहिए pd ऑर्बिटल में, मतलब एक्शियल पोजीशन में वो होना चाहिए। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट एक्शियल पोजीशन में क्या है, एक्शियल पोजीशन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, विच इज एनर्जेटिकली। जब आप आंसर लिखोगे कुछ टर्म आपको लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स कैरी करना प्रॉब्लम होगा। जैसे यहाँ पे ये टर्म आपको लिखना होगा, एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, एनर्जेटिकली अनफेवरेबल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट। और इसी वजह से यहाँ पे जो बेरी स्यूडो रोटेशन होगा उसका जो बैरियर है, एनर्जी बैरियर, वो हाई है और उसको क्रॉस करना एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है। एंड दैट इज वाई रैपिड एक्सचेंज ऑफ PCl3F2s जो फ्लोरीन एटम्स है, फ्लोरीन एटम के रैपिड एक्सचेंज इज नॉट दैट मच पॉसिबल, कंप्लीटली इम्पॉसिबल ऐसे नहीं, नॉट दैट मच पॉसिबल। ओके, एग्जैक्टली यही आपको दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, PCH3 होल्ड टू F3। इसको आप कैसे लिखोगे, CH3 में क्या है, CH3 में कार्बन है या मिथाइल ग्रुप, आप कैसे भी बोलो, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से बहुत ही ज्यादा कम है। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप कहाँ पे जाएगा, CH3 और यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे F और बीच में P। तो ये जब बेरी स्यूडो रोटेशन होगा तो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि CH3 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे F आएगा, ये CH3 भी यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे F आएगा। सो यहाँ पे रैपिड एक्सचेंज नहीं हो सकता, रैपिड एक्सचेंज इज वेरी टफ, रैपिड एक्सचेंज ऑफ F एटम्स। तो हमारे पास जो दो गिवन मॉलिक्यूल्स है, दो गिवन कंपाउंड्स है, एक है, मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे 3F और एक है यहाँ पे 3F। सो ये है 1 और ये है 2। डिफरेंस क्या है, दिस इज ए 6 मेंबर्ड रिंग जहाँ पे रिंग का एक कॉर्नर में फॉस्फोरस है, मतलब रिंग का ही एक पार्ट है वो, और दिस इज ए 5 मेंबर्ड रिंग जहाँ पे रिंग का एक पार्ट है हेटेरो एटम फॉस्फोरस। आपने पढ़ा होगा साइक्लोहेक्सेन, नॉर्मल जो साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर फॉर्म में रहता है ऐसे साइक्लोहेक्सेन, और इसका अदर कन्फर्मेशंस क्या हो सकता है, अदर कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या क्या होगा, आप ऐसे याद रखना, ये MCQ में भी आपको हेल्प करेगा। HV
सी, ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये एनर्जी और स्टेबिलिटी इस तरफ कम होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, और यहाँ पे है एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, H क्या है, H इज नथिंग बट हाफ चेयर। B क्या है, B इज बोट। T क्या है, T है ट्विस्ट बोट। एंड फाइनली C क्या है, C है चेयर। सो सबसे ज्यादा अनफेवरेबल एनर्जेटिकली कौन सा है, हाफ चेयर, और सबसे ज्यादा फेवरेबल क्या है, स्टेबिलिटी चेयर फॉर्म का, चेयर कन्फर्मर का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इस मॉलिक्यूल में नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे क्या है, इस जगह पे दिस इज नथिंग बट CH2, और इस जगह पे भी है दिस इज ऑल्सो CH2। तो ये अगर बेरी स्यूडो रोटेशन के बाद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म में आएगा तो इन दोनों फ्लोरीन के साथ जगह चेंज करना पड़ेगा, विच इज अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल होने के वजह से एग्जैक्टली फॉर द सेम रीजन रैपिड एक्सचेंज ऑफ फ्लोरीन एटम्स विल बी लाइक दिस मॉलिक्यूल, मतलब रैपिड एक्सचेंज उतना ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। तो डिफरेंस क्या है इस कंपाउंड में, इसका स्पेशलिटी क्या है, इसी के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। यहाँ पे रैपिड एक्सचेंज क्यों हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे रैपिड एक्सचेंज ऑफ फ्लोरीन एटम्स देखा जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब साइक्लोहेक्सेन को, साइक्लोपेंटेन को अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो एक तो हम इसको एक बार नॉर्मली ऐसे प्लानर फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, प्लानर फॉर्म में, तो प्लानर फॉर्म में इसका एग्जिस्ट करना मुश्किल है, दिस इज फ्लैट प्लानर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। टॉर्शनल स्ट्रेंथ क्या है, एंगल स्ट्रेन अलग चीज है, टॉर्शनल स्ट्रेन अलग चीज है, एंगल स्ट्रेन अलग चीज है। टॉर्शनल स्ट्रेन इज जब C बॉन्ड एक दूसरे को इक्लिप्स कर देता है, दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन। तो साइक्लोपेंटेन का फेवरेबल जो कन्फर्मर है, फेवरेबल जो कन्फर्मेशन है, दैट इज पेयर फॉर्म, सॉरी दैट इज एनवेलप फॉर्म। एनवेलप जैसे होता है, दिस इज कॉल्ड एनवेलप फॉर्म। और दूसरा कौन सा कन्फर्मेशन है, ट्विस्ट बोट के तरह, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट कन्फर्मेशन है, बस उसको बोट नहीं बोलेंगे, दिस इज ट्विस्ट एनवेलप। ये है एनवेलप एंड दिस इज ट्विस्ट एनवेलप। अब आप मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे तरीके से देखना, फॉस्फोरस बीच में है, आपको एक चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में प्लानर एक्शियल, इसको मैं प्लानर दिखा रहा हूं, और ये दोनों है एक्शियल। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है। तो एनवेलप फॉर्म को अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी फॉस्फोरस एटम है एक जगह पे, तो उसके बाद ये है CH2, ये है CH2, वो दोनों कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे, ये यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे एक CH2 है। तो बाकी का कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, सेम प्लेन में तो नहीं होगा, बाकी का हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस विल बी एनवेलप फॉर्म। या फिर आप इसी सेम चीज को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, नीचे की तरफ ऐसे करके, बाकी सेम रहेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन। सो ये है साइक्लोपेंटेन रिंग और ये है साइक्लोपेंटेन रिंग, दोनों ही है एनवेलप कन्फर्मेशन में। अब आप देखो, जो साइक्लोहेक्सेन में नहीं था, साइक्लोहेक्सेन क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे आप डिस्टेंस देखना, फॉस्फोरस से, इस फ्लोरीन से और इस फ्लोरीन से, ये जो आखिरी का CH2 है, ये CH2, ये CH2, इसका हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन होता है, विच डज नॉट प्रोवाइड एनी स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, ये फ्लोरीन एटम, ये जो कन्फर्मेशन है उसका बहुत करीब है, सो देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस। या फिर इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये जो फ्लोरीन एटम है दैट विल ऑल्सो फिल ए स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए ये खुद ब खुद वेरी स्यूडो रोटेशन पे जाएगा, वेरी स्यूडो रोटेशन के थ्रू अनदर कन्फर्मेशन फॉर्म करेगा, जहां पे जो इक्वेटोरियल पोजीशंस है उनमें एक फ्लोरीन एटम ऑक्युपाई करेगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, और बाकी के पार्ट में रहेगा साइक्लोपेंटेन रिंग, ताकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक स्ट्रेन ना हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज करेगा, क्वेश्चन अराइज करना चाहिए कि ये जो CH2 एक्शियल पोजीशन में गया, एक्शियल पोजीशन में किसको रहना चाहिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लेकिन ये CH2 एक्शियल पोजीशन में गया तो वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है क्या, ऑब्वियसली एनर्जेटिकली अनफेवरेबल सिचुएशन है ये, लेकिन दैट इज नॉट दैट मच एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से इस स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम हो रहा था। सो
दिस स्ट्रक्चर इज मच मोर एनर्जेटिकली अनफेवरेबल देन दिस अरेंजमेंट। और इसीलिए ये वेरी स्यूडो रोटेशन में पार्टिसिपेट करता है एंड एज ए रिजल्ट हम क्या देखते हैं, एज ए रिजल्ट हम रैपिड एक्सचेंज देखते हैं ऑफ द फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 1B, इसका भी वेटेज है 6 मार्क्स। द मेजॉरिटी ऑफ क्लैदरेट कंपाउंड्स इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन होस्ट केजेस। डिस्कस हाउ द इंटरमीडिएट नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है वैंडरवाल फोर्स से लेकिन वीकर है आयनिक फोर्स से। तो ये इंटरमीडिएट नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाउ सस्टेन, प्रिवेलेंस मतलब कैसे सस्टेन करता है क्लैदरेट को। अब सबसे पहले क्लैदरेट क्या है, कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा टर्म आता है उस टर्म को डिस्क्राइब करने का भी आपको मार्क्स मिलेगा, पार्ट मार्किंग मिलेगा। तो क्लैदरेट इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ enclosure molecules, a number of enclosure molecules in which one component, दो कंपोनेंट होता है, एक है होस्ट और एक है गेस्ट, in which one component known as host molecules forms an open structure and trap the other component, ट्रैप द अदर कंपोनेंट उस कैविटी के अंदर। और अदर कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, गेस्ट बोलेंगे, गेस्ट मॉलिक्यूल। नॉर्मली गेस्ट क्या होता है, नोबेल गैसेज होता है। नॉर्मली आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, ये सब नोबेल गैसेज होते हैं। सो क्लैदरेट कंपाउंड्स इज नथिंग बट अ कैविटी। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गेस्ट और होस्ट के बीच में कोई पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर आयोनिक या फिर कोवैलेंट या फिर कोई भी तरीके का केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब गेस्ट तो हमने बता दिया, ये नोबेल गैसेस जो है ये सब गेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो होस्ट कौन होता है, होस्ट बहुत तरीके का हो सकता है, ज्यादातर पैराक्विनोल या फिर क्विनोल या फिर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोनियम आयन से बना हुआ मॉलिक्यूल, जैसे कि डोडेकाहेड्रॉन। डोडेकाहेड्रॉन का मतलब क्या है कि 20 वाटर मॉलिक्यूल। डोडेकाहेड्रॉन इसका क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। दिस कैन बी कंसीडर्ड एज क्लैदरेट कंपाउंड्स। अब क्लैदरेट्स का खासियत क्या है, क्लैदरेट्स का खासियत है कि इसके अंदर H बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपको आइस के स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। सबसे पहले तो एक नॉर्मल चीज आपको पता है कि H2O लिक्विड फॉर्म में जितना वॉल्यूम इसका रहता है, जब आइस बन जाता है वॉल्यूम बढ़ जाता है, V2 ग्रेटर देन V1। और ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। नॉर्मल बिहेवियर क्यों नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चीज को अगर आप लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में लाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, एंड दैट इज बिकॉज इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म H2O इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म द लॉन्गेस्ट पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। द लॉन्गेस्ट पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड अपने अंदर फॉर्म करता है, जिसको ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखो, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, 2। तो ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड अगर हम लिखते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड रहना चाहिए, जैसे कि H2O में। ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर बेंट होगा ऐसे H2O में। लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाना है साथ में, तो 2 के जगह क्या हो जाएगा, 4। सो वाटर का आइस फॉर्म अगर आप ड्रॉ करोगे या फिर कोई भी कंपाउंड में आपको अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना है वाटर से, जैसे कि क्लैदरेट कंपाउंड पूरा ही डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर के ऊपर। सो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आप ऑक्सीजन का 4 बॉन्ड दिखाओगे, जैसे H, यहाँ पे H 2 हो गया नॉर्मल बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। अब बाकी का क्या आएगा, बाकी का आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे भी H और यहाँ पे H। अब क्या होगा, इन सब हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या लगा रहेगा। अब देखो, इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड हो चुका है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो इसके साथ और नॉर्मल बॉन्ड तो नहीं होगा लेकिन एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे 2 ऐसे, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरीके से इस हाइड्रोजन में एक बॉन्ड लगा दिया, उसके साथ O, उसके साथ यहाँ पे और एक बॉन्ड, और ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके साथ भी, इस हाइड्रोजन में भी एक बॉन्ड में O, और ऑक्सीजन के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे करके आप कंपाउंड को एक्सपेंड कर सकते हो। ऐसे 2-3 मॉलिक्यूल, 3-4 मॉलिक्यूल आप दिखा देना, तो ये हो जाएगा
हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रेम ऑफ एनी हाइड्रेटेड क्लैदरेट कंपाउंड्स। और अगर सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है कोई कंपाउंड के अंदर, कोई क्लैदरेट के अंदर, तो वहां पे कैविटी भी बनेगा खूब सारा, और वो कैविटी के अंदर आर्गॉन या फिर क्रिप्टॉन या फिर जेनॉन इस तरीके का नोबेल गैस ट्रैप हो सकता है। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एनर्जी है दैट इज लेस देन आयोनिक बॉन्ड एंड ग्रेटर देन वैंडरवाल्स इंटरेक्शन। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता तो क्या होता? तो ये ट्रैप वर्ड यूज नहीं होता, डायरेक्टली हम बोलते कि वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे जो भी मॉलिक्यूल हो, क्विनॉल या दूसरा कोई मॉलिक्यूल, वो आर्गन या क्रिप्टन या जेनन के साथ डायरेक्ट अपना लोन पेयर यूज करके, वाटर के पास लोन पेयर है, डायरेक्ट अपना 2 लोन पेयर है, तो डायरेक्ट अपना लोन पेयर यूज करके आयनिक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करता, तो ये ट्रैप नहीं होता। नोबेल गैस के एटम्स ये सब ट्रैप नहीं होते, ये डायरेक्टली बॉन्डेड होते। और अगर वैंडरवाल्स टाइप के वीक फोर्स अंदर काम करता तो ये आर्गन, मान लीजिए आर्गन पर्टिकुलरली एक एटम है और इसका साइज है, फॉर एग्जांपल इसका रेडियस अगर आर पीएम है, मतलब आर पिकोमीटर, तो क्लैदरेट कंपाउंड के अंदर जैसा भी कैविटी बना हुआ है उसका रेडियस इससे काफी ज्यादा बड़ा होता, मच मच बेटर, बिगर देन आर पिकोमीटर, एंड दैट इज वाई ये आर्गन कभी भी ट्रैप नहीं होता स्टेबल तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारा बना हुआ है क्लैदरेट कंपाउंड्स के अंदर, तब जाके हमारे पास एक कैविटी तैयार होता है जहाँ पे आर्गन या इस टाइप का नोबेल गैसेस ट्रैप हो सकता है। तो ये फायदा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का, rather than ionic bonding and weak van der Waals bonding। इसके साथ इसी रिलेटेड और एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटेड है। क्लैदरेट कंपाउंड से पहले आपको सीखना चाहिए कि हाइड्रेट्स क्या होता है। हाइड्रेट्स होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा CuSO4.5H2O या फिर ZnSO4.7H2O, ये क्या है? हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट, दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐसे डॉट देके जो हम लिखते हैं उसका मतलब क्या है? मतलब है CuSO4 या फिर ZnSO4, इस मॉलिक्यूल के अंदर 5H2O का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लगा हुआ है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल CuSO4 का स्ट्रक्चर आप देखो, ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि CuSO4.5H2O को अगर आप हीट दोगे तो क्या होगा, ठीक है? या फिर अगर आप हीट दोगे तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। तो नॉर्मली हमको क्या लगेगा कि CuSO4 में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में पांचों के पांचों H2O मॉलिक्यूल्स आ जाना चाहिए, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में Cu के साथ, कॉपर के साथ सिर्फ 4 H2O मॉलिक्यूल लगा होता है, ठीक है? 4 H2O मॉलिक्यूल डायरेक्ट अटैच हुआ होता है कॉपर के साथ, और बाकी कॉपर का जो 2 बॉन्ड है, मतलब इस ऑक्टाहेड्रल कन्फर्मेशन का, यहाँ पे सल्फेट रहेगा। इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट SO4। यहाँ पे भी आप ऐसे ही मान लो OSO2O ऐसे। अब आप देखो, अब ध्यान से अभी देखना, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास बाकी है। 5 था, 5H2O था, उसमें हम 1H2O, ये दूसरा H2O, ये तीसरा H2O, ये चौथा H2O हमने यूज कर लिया। फोर्थ H2O कहाँ पे जाएगा? दैट विल स्टे लाइक दिस, ये होगा फिफ्थ H2O। और ये जो फिफ्थ H2O मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड एनायन वाटर। इसका साइंटिफिक टर्म है एनायन वाटर। इसका काम क्या है? इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहना। जैसे यहाँ पे भी एक अलग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर होगा, बीच में कॉपर, यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O, ये है SO4, और इस ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और नीचे भी वैसे OSO2O, मतलब SO4। तो एक्चुअल में CuSO4 5H2O एक लैटिस चेन फॉर्म करके रहता है, जिसको अगर हीट किया जाए, CuSO4.5H2O को अगर हीट किया जाए तो फर्स्ट स्टेज में बस 2 H2O मॉलिक्यूल जाएगा। कौन सा वाला 2 H2O मॉलिक्यूल जाएगा?
जो कॉपर के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, मान लीजिए ये और फिर ये दो H2 मॉलिक्यूल गया, तो ये हो जाएगा CuSO4.3H2O। उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ हीटिंग में और दो H2 हो जाएगा, कौन सा वाला जो बाकी है, ये एक और ये एक। एंड फाइनली जब ये CuSO4.H2O रहेगा, इसको हमें 350 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करना होगा, तब जाके ये जो एनायन वाटर है ये चला जाएगा, तब हमको मिलेगा CuSO4। ये है इसका हीटिंग का स्टेज वाइज रिएक्शन। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये भी क्लैद्रेट या हाइड्रेटेड कंपाउंड जैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यूज करके रहता है कैविटी बना के। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4A। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 4 पार्ट्स। आप अगर देखोगे A, B, C और D, और ये जो चारों पार्ट्स है, चारों पार्ट्स आया है किस कंसेप्शन के ऊपर बेस करके, कि जब एल्कली मेटल लिक्विड एमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड होता है। एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर बेस करके ये टोटल पैराग्राफ है क्वेश्चन का। फर्स्ट क्या है, व्हेन मेटालिक पोटेशियम इज डिसॉल्व्ड इन अमोनिया टू फॉर्म ए डाइल्यूट सोल्यूशन, व्हेन मोर पोटेशियम इज एडेड टू फॉर्म कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ए और बी को सबसे पहले हम डील करेंगे। ए में क्या है, आपको पता है कि अल्कली मेटल के सीरीज में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड आखिरी में फ्रांशियम ये आता है। दिस इज अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 में बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल का। यहाँ पे अगर हम मेटल के साथ प्योर लिक्विड एमोनिया का रिएक्शन करवाए, रिएक्शन अलग से नहीं करवाना होगा। प्योर लिक्विड एमोनिया मतलब, प्योर लिक्विड एमोनिया का मतलब विदाउट H2O, ठीक है। तो प्योर लिक्विड एमोनिया में अगर हम एल्कली मेटल का कोई भी एक पीस ऐड करें तो वो अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के वजह से M+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन एमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंडेड होके एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। इसको हम कहेंगे एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रहता है इस तरीके से, NH3, यहाँ पे भी एक NH3, यहाँ पे भी NH3 और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक NH3। ऐसे 4 एमोनिया मॉलिक्यूल से ये एक कैविटी फॉर्म करता है। दिस इज ए कैविटी जिसका डायमीटर कितना है, रेडियस नहीं डायमीटर, डायमीटर है 3 to 3.4 एंगस्ट्रॉम। और ये एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इट एब्जॉर्ब्स कलर एट 1500 नैनोमीटर। ये सब आपको याद रखना होगा क्योंकि एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक छोटा सा ही पैराग्राफ है। कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किताब खोलोगे तो आपको मिल जाएगा, और उस पैरा में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वो नोट कर लेना है ताकि एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको। जैसे कि ये 1500 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए हमको मिलता है ब्लू कलर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि व्हेन मेटालिक पोटेशियम इज डिसॉल्व्ड इन अमोनिया टू फॉर्म अ डाइल्यूट सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट में था कि हम पोटेशियम को, मतलब एक अल्कली मेटल को और भी ऐड करते जाएंगे, और भी अगर ऐड करें तो क्या होगा, ये ब्लू सोल्यूशन, ब्लू कलर ओनली डाइल्यूट सोल्यूशन देता है। हम अगर मेटल का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते जाए, ठीक है, कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज करते जाए तो क्या होगा, आप एक बार सोचो, नंबर ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स ये तो लिमिटेड है, सोल्यूशन में पहले जितना नंबर ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स था उतना ही है, प्योर लिक्विड एमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब अगर मेटल का कंसेंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते जाए, मतलब नंबर ऑफ मेटल एटम्स इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, वो हर एक मेटल एटम ऐसे डिसोसिएट होकर रहेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि नंबर ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स, ये लाइन आप ध्यान से लिखते ना, नंबर ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स विल बी इनसफिशिएंट। अब आप सोचो, इनसफिशिएंट, नंबर ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स विल बी इनसफिशिएंट टू कंप्लीटली सॉल्वेट। सॉल्वेट मतलब ऐसे जो कैविटी बना के सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन मॉइटी को वो जनरेट करता था, उसका नंबर कम हो जाएगा। सो टू कंप्लीटली सॉल्वेट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ रहेगा, वो रहेगा ये जो मेटल आयंस है वो भी एमोनिएटेड है,
तो हम इसको ऐसे लिखेंगे M प्लस NH3 एमोनिएटेड मेटल आयंस। उसके साथ ये फ्री इलेक्ट्रॉन लगा रहेगा। अब ये जो चीज़ है ना तो ये कंप्लीटली मेटल है, ये कंप्लीटली मेटल नहीं है, और ना ये सिर्फ एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नथिंग बट डाइल्यूट मेटल। डाइल्यूट मेटल जो कि एलॉय के साथ मैच करता है, तो आप इसको डाइल्यूट मेटल कहना। और डाइल्यूट मेटल के वजह से हमको क्या मिलेगा? हमको ब्रोंज कलर मिलेगा। ब्रोंज कलर विच हैव मेटेलिक लस्टर, मतलब मेटल जैसा शाइनीनेस यानी कि लस्टर इसमें दिखेगा। तो सेकेंड जो आंसर था, क्वेश्चन था, उसका भी आंसर आपको मिल गया कि व्हेन मोर पोटेशियम इज एडेड टू फॉर्म कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन, तब क्या होगा? तब वो ब्लू कलर से ब्रोंज मेटेलिक कलर में चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, व्हेन सोल्यूशन ए एंड बी आर एवापोरेटेड केयरफुली इन वैक्यूम, ये वैक्यूम नहीं होगा, ये वैक्यूम होगा। केयरफुली इन वैक्यूम, तब क्या होगा? अगर सोल्यूशन ए और बी को, मतलब ब्रोंज कलर सोल्यूशन हो या फिर चाहे ब्लू कलर सोल्यूशन हो, ब्रोंज या फिर ब्लू कलर सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को अगर हम एवापोरेट करें और वो भी वैक्यूम में, तो क्या होगा? तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। जो ये एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स था M से M प्लस प्लस ये एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जनरेट हुआ था, तो ये क्या होगा? ये रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन और हमको मेटल मिल जाएगा। सो मेटल विल बी रिकवर्ड। ओके, अब इसमें केयरफुल एवापोरेशन क्यों लिखा हुआ है और वैक्यूम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी H2O यानी कि मॉइस्चर रहे या फिर एयर रहे, तो ये जो रिवर्सिबिलिटी का रेट है, दिस इज रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, वो कंप्लीटली डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीटली डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एयर या फिर मॉइस्चर इस इलेक्ट्रॉन के साथ, एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर इस मेटल आयन के साथ रिएक्शन ऑलरेडी कर चुका है। तो रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीटली डाउन हो जाएगा और हमें कभी भी फर्स्ट जो स्टार्टिंग मटेरियल था मेटल, वो प्योर मेटल नहीं मिलेगा। सो मेटल विल नेवर बी रिकवर्ड अगर हम केयरफुली वैक्यूम में एवापोरेट ना करें तो ये पार्ट सी हो गया। पार्ट सी के बाद डी में क्या है? डी में है कि when A is treated with Fe2O3 how can D be considered a leveling reaction? अच्छा ठीक है, दो पार्ट है। when A is treated with Fe2O3 तब क्या होगा? A क्या है? ब्लू सोल्यूशन, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन। ब्लू सोल्यूशन, A is nothing but ब्लू सोल्यूशन। ब्लू मतलब डाइल्यूट। मैंने क्या कहा था? ब्लू और ब्रोंज सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? ब्रोंज सोल्यूशन है कंसेंट्रेटेड के लिए और यहाँ पे एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं क्योंकि एमोनिया मॉलिक्यूल कम पड़ जाता है सब इलेक्ट्रॉन को सॉल्वेट करने के लिए। एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज लेस। लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या है? डाइल्यूट सोल्यूशन में है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एमोनिएटेड एंड एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज थियोरिटिकल अल्टीमेट बेस। ठीक है, थियोरिटिकल अल्टीमेट बेस। बेस का क्या मतलब है? लुईस एसिड बेस डेफिनेशन वाइज बेस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बेहतर डोनर कौन होगा? क्योंकि इसमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा एक कैविटी के अंदर। सो एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेट बेस है थियोरेटिकली, मतलब इसको हम एक्चुअल में ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर Fe2O3 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, Fe2O3 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया जाए तो क्या होगा? इसको यूज करने पे हमको एमाइड आयन मिल जाएगा। दिस इज एमाइड आयन प्लस हाफ H2 प्लस 1 माइनस प्लस X माइनस 1 एमोनिया, फ्री लिक्विड एमोनिया। तो एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन में कैविटी बनाने के लिए बाहर जो एमोनिया मॉलिक्यूल था वो खुद रिड्यूस होके हमको एमाइड आयन देगा। एंड दैट इज वाई कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन अगर कैटालाइज हो सकता था एमाइड आयन से, ऑर्गेनिकली अगर कैटालाइज हो सकता था एमाइड आयन से, वो सेम रिएक्शन एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन से भी कैटालाइज होगा। वो सेम रिएक्शन सक्सेसफुल होगा इन दोनों रिएजेंट से। एंड दैट इज वाई
वी कैन कॉल दिस ए लेवलिंग रिएक्शन, जो यहाँ पे आखिरी लाइन पे लिखा हुआ है, वाई दिस इज कंसिडर्ड एज लेवलिंग रिएक्शन, इसीलिए इसको लेवलिंग रिएक्शन आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4b, यहाँ पे पूछा गया है शो हाउ कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ए हिम ग्रुप, मतलब ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो लास्ट चैप्टर है हर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किताब के, और बायो इनऑर्गेनिक के पोर्शन से आप कम से कम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो पूछा गया है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन टू ए हिम ग्रुप can result in pairing of electron on the oxygen molecule whether the bonding is through a mu bond, mu bond मतलब ये वाला mu bond, और through a lone pair of one oxygen atom। ओके, हीमोग्लोबिन का जो मेन क्राइटेरिया है वर्किंग फंक्शन, वो बस आप याद रखना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन में काम आएगा कि हीमोग्लोबिन में होता क्या है, एक पोरफायरिन रिंग होता है जो बना होता है 4 पाइरोल रिंग से, 4 पाइरोल रिंग से। तो ये जो 4 नाइट्रोजन है वो हो गया 4 लिगेंड्स टू द सेंट्रल एफी एटम, और साथ में जो 5th लिगेंड है वो होगा और एक नाइट्रोजन एटम जो कि ऊपर रहता है, एंड दिस इज ए पार्ट ऑफ इमिडाजोल ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप जो कि हिस्टिडिन पोर्शन के साथ लगा हुआ है। तो इमिडाजोल या फिर हिस्टिडिन का जो 5th लिगेंड है, जो नाइट्रोजन है, दैट एक्ट्स एज 5th लिगेंड, और बीच में जो एफी रहता है, एफी आयन, ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में बिलोंग करता है, Fe2+ हाई स्पिन, Fe2+ हाई स्पिन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है जब ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, ऑक्सीजन अटैच नहीं हुआ है। सो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का मैं बात कर रहा हूँ, जब तक कोई ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच नहीं हुआ है। तो ये है +2 रेंज में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और साथ में कुछ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन लगा रहता है, ये जो 4 पाइरोल रिंग है उसके साथ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी कुछ लगा रहता है साथ में। स्लो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू कैरी O2। कैरी कहाँ तक करता है, जिस जिस टिश्यू में या सेल में ऑक्सीजन का ज़रूरत है वहाँ तक कैरी करता है। उसके बाद मायोग्लोबिन करके जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। सो हीमोग्लोबिन हो गया ऑक्सीजन का बाइंडर एंड कैरियर, और मायोग्लोबिन हो गया स्टोरेज कैपेसिटी ऑक्सीजन का। सो हीमोग्लोबिन को पहले क्या करना पड़ेगा, कैरी करने से पहले बाइंडिंग करना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। नॉर्मली ये जो Fe2+ हाई स्पिन मॉलिक्यूल होता है, आयन होता है, दैट हैज ए लार्जर साइज रिगार्डिंग टू द कैविटी फॉर्म्ड बाय दिस 4 नाइट्रोजन एटम। ये जो 4 नाइट्रोजन एटम है, 4 पाइरोल रिंग का, उसके बीच में जो पोर्शन है, जो जगह है, दैट इज स्मॉलर देन द Fe2+ हाई स्पिन आयंस रेडियस। तो क्या होगा, तो Fe सेम प्लेन में बिलोंग नहीं करेगा। जो पोरफायरिन रिंग है वो अगर इस प्लेन में है, Fe इस प्लेन में बिलोंग नहीं करेगा, Fe2+ हाई स्पिन थोड़ा सा ऊपर रहेगा इससे, ठीक है, और साथ में जुड़ा रहेगा ये नाइट्रोजन। ये कहाँ से आया है, ये हिस्टिडीन से आया है। अब जब ये ऑक्सीजन एडिशन होगा इसके साथ, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का एक एटम का लोन पेयर अप्रोच करते ही Fe2+ का कन्फिगरेशन चेंज होके हो जाएगा Fe3+ लो स्पिन। यहाँ पे था Fe2+ हाई स्पिन, लेकिन अब बाइंडिंग करने के वजह से Fe3+ लो स्पिन हो गया, विच इज स्मॉलर इन साइज। ये था 3d6 कन्फिगरेशन, ये हो गया 3d5 कन्फिगरेशन। सो दिस इज स्मॉलर इन साइज Fe3+, और स्मॉलर होने के वजह से अब जो 4 पोरफायरिन रिंग के बीच में जगह है, अभी भी वो पूरा सेट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिमिलर प्लेन में, लगभग सिमिलर प्लेन में ये Fe3+ बिलोंग करेगा, और साथ में ऑक्सीजन ऐसे बाइंडिंग पोजीशन में अटैच रहेगा। और अगर आपको याद है, पहले Fe2+ के साथ ये जो नाइट्रोजन अटैच था हिस्टिडीन ग्रुप का, अब वो नाइट्रोजन अटैच्ड होगा इस ऑक्सीजन के साथ, सेम हिस्टिडीन ग्रुप, बस उसका अटैचमेंट अलग हो गया। नाउ दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये जो स्ट्रक्चर था दिस वाज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये था जब सिंपली ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू Fe2+ को अप्रोच करता है इन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ऐसा हुआ कि
फ्री हिम ग्रुप बिलोंग करता है विदाउट एनी ग्लोब्यूल प्रोटीन। फ्री हिम ग्रुप का मतलब विदाउट द ग्लोबिन पोर्शन, मतलब विदाउट द प्रोटीन पोर्शन। प्रोटीन चेन का काम क्या है? प्रोटीन चेन काम करता है एज स्टेरिक हिंड्रेंस। इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस किस लिए इंपॉर्टेंट है फॉर हीमोग्लोबिन। तो फ्री हिम ग्रुप मतलब विदाउट ग्लोबिन पार्ट, जिसमें सिर्फ पोरफायरिन ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं PeFe2। अब जब एक ऑक्सीजन अप्रोच करेगा देन इट विल फॉर्म पोरफायरिन PeFe3O2 माइनस, ये एडक्ट फॉर्म करेगा। उसके बाद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ पोरफायरिन Fe2 प्लस अप्रोच करते ही हमारे पास आ जाएगा PeFe3OO। ये क्या है? परऑक्सी लिंकेज है। O सिंगल बॉन्ड O का मतलब होता है परऑक्सी लिंकेज। सो ये हो गया आपका म्यू परऑक्सो बॉन्ड, बट इट विल ब्रेक इवेंचुअली एंड फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ porphyrin Fe4 डबल बॉन्ड O। दिस इज द फाइनल फेराइल कॉम्प्लेक्स, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो फाइनल फेराइल कॉम्प्लेक्स जब और एक फ्री हिम ग्रुप के कांटेक्ट में आएगा, फ्री हिम ग्रुप मतलब पोरफायरिन Fe2 जिसके साथ रिएक्शन हमने शुरू किया था, जो चेन ऑफ रिएक्शन चल रहा है, तो फाइनल PeFe2 के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा PeFe3O Fe3P। यहाँ पे परऑक्सो लिंकेज तो नहीं है लेकिन सिर्फ म्यू ऑक्सो लिंकेज है, तो इसको बोलते हैं म्यू ऑक्सो डाइमर, जहाँ पे आयरन Fe3 प्लस अपने लो स्पिन स्टेट में रहता है, मतलब यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, लो स्पिन स्टेट में रहता है, और इस स्टेट में ये ऑक्सीजन को ट्रेडिशनली बाइंड भी नहीं कर सकता है और फर्दर कैरी भी नहीं कर सकता है टुवर्ड्स द टारगेट टिश्यूज एंड सेल्स, जैसा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर पाता था। ये है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रेडिशनली ऑक्सीजन को बाइंड करके कैरी करता है अप टू द टारगेट टिश्यूज एंड सेल्स। लेकिन अगर हमें फ्री हिम मिल गया तो ये म्यू ऑक्सो डाइमर फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है हीमाटिन, और ये एक तरीके का प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेशन इन ब्लड फॉर्म करेगा विच इज लिथल टू अस। और इसीलिए हमारे पास ग्लोबिन प्रोटीन के इतना अहमियत है, क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी लार्ज और ह्यूज स्ट्रक्चर। और ह्यूज स्ट्रक्चर क्या करता है? वो अपना स्टेरिक हिंड्रेंस से, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्री हिम विदाउट ग्लोबिन स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं शो कर पाता है, सिर्फ ग्लोब्यूल प्रोटीन ही, ग्लोबिन प्रोटीन ही स्टेरिक हिंड्रेंस को शो करता है। एंड दैट इज वाई ये अगर स्टेप 1 है और ये अगर स्टेप 2 है तो स्टेप 2 प्रोसीड ही नहीं होता, स्टेप 2 के पहले ही इस स्टेज में रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये था सिर्फ पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग के साथ O2 कनेक्ट हुआ, इसी स्टेज में रिएक्शन स्टॉप हो जाना चाहिए और ऑक्सीजन के साथ एक नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन ग्रुप अटैच होके फाइनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। और इसमें मदद करता है ग्लोबिन प्रोटीन अपने स्टेरिक हिंड्रेंस के मदद से इसी स्टेज में, मतलब फर्स्ट स्टेप होने के बाद ही रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। स्टेप 2, उसके बाद स्टेप 3, 4 ऐसे करके जो आखिरी में म्यू ऑक्सो डाइमर यानी कि हिमेटिन प्रेसिपिटेट तैयार होना था वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर कि ऑक्सीजन Fe के प्लस हिम ग्रुप के साथ कैसे अटैच होता है, एक बार थ्रू म्यू बॉन्ड कैसे अटैच होता है और थ्रू ए लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे अटैच होता है। तो थ्रू लोन पेयर जब अटैच होगा तब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब थ्रू म्यू बॉन्ड अटैच होगा तब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हीमाटिन। देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7A एंड 7B, ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवाया है अलग अलग सेपरेट वीडियोस में। तो ये था ESR या फिर EPR, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर बेस करके एक सवाल, और ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस करके क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने 2 सेपरेट वीडियो में सॉल्व करवाया है, उसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10A, और ये क्वेश्चन आया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, या तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और कलर डिस्क्राइब करने के लिए पूछेंगे,
या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है, या फिर वो कम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, इसके ऊपर बेस करके आएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप कैसे अप्लाई करोगे, उसमें टर्म सिंबल क्या होगा, स्टेबल फॉर्म में टर्म सिंबल क्या होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस करके ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के वक्त मैं जो जो थ्योरी में पहले से बोलूंगा, पहले एक बार पूरा थ्योरी बोल दूंगा और उसके बाद मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन हैंडल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बस देखो कि 3D, 4D और 5D ये तीनों जो सीरीज है, ये है ट्रांजिशन मेटल सीरीज, एंड ट्रांजिशन मेटल सीरीज के ऊपर बेस करके ही पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बनाया गया है। इसमें आपको याद क्या रखना है, सिर्फ 3D सीरीज में आप देखो, स्कैंडियम से आप चालू करोगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक किया जाएगा। और बाकी हर एक ग्रुप में नीचे का 4D और 5D में कौन सा एलिमेंट है, ये आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में क्या याद रखना पड़ेगा कि इन सब का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। टाइटेनियम होता है 22 एटॉमिक नंबर, वैनाडियम का 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, एफी 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 एंड जेडन है 30। तो आसान याद रखने का तरीका ये है कि टाइटेनियम या फिर टाइटेनियम के ग्रुप में, यानी कि 4D के नीचे 5D के नीचे क्या है टाइटेनियम के ग्रुप में, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। तो टाइटेनियम के ग्रुप में कोई भी एलिमेंट को लेके अगर आप डील कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D2S2 ग्राउंड स्टेट में, टाइटेनियम के ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो। और अगर टाइटेनियम 2+ हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हो जाएगा 3D2 4s0। वैसे ही वैनाडियम का कितना 23, मतलब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D3 4s2। अगर मैं कोबाल्ट का उठा लूँ, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, सो इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D7 4s2। तो कोबाल्ट 2+, इसका कितना होगा 3D7 4s0। पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना कि Dn और Sn ये क्या होगा ग्राउंड स्टेट में। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या ध्यान में रखोगे कि मेटल के साथ कौन सा वाला लिगेंड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई लिगेंड रहता है तो वो लिगेंड कौन सा वाला है। लिगेंड दो टाइप का हो सकता है, एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा है वीक फील्ड लिगेंड। अब कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है, उसके लिए आपको याद क्या रखना पड़ेगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बस इंपॉर्टेंट कुछ चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट कुछ लिगेंड्स, जैसे कि ये मैंने पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिगेंड कौन सा है, जैसे CO लिगेंड हो गया, CN हो गया, NO2- हो गया, अमोनिया हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O हो गया, OH- हो गया, फिर F-, Cl-, Br-, I- हो गया। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है जो आपको हर एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो लोअर साइड में है जैसे कि F-, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड रहने से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास CO3+ आयन है, CO3+ आयन मतलब कितना, कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर था, मतलब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3D7 4s2। तो CO3+ का कितना होगा 3D6 4s0। अब हम इसको कैसे सजाएंगे, आपको पता है d ऑर्बिटल में अगर आप नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन को सजाओ तो ऐसे आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी सब में एक एक करके इलेक्ट्रॉन आएगा। बट आप 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी सजा सकते थे, कैसे, पेयर करके, पहले 3 ऑर्बिटल के अंदर ही इसको पेयर कर देते तो ये भी 3D6 कॉन्फ़िगरेशन हुआ कोबाल्ट का, ये भी 3D6 कॉन्फ़िगरेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज कॉल्ड लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। हाई स्पिन क्यों, यहाँ पे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 4 प्लस हाफ है और ये स्पिन 0 हो गया प्लस हाफ माइनस हाफ करके। तो इसका हमेशा अगर आप स्पिन कैलकुलेट करोगे, एस कैलकुलेट करोगे तो इसका स्पिन ज़्यादा आएगा। लेकिन वहीं पे इन केस ऑफ लो स्पिन यहाँ पे भी प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, यहाँ पे भी प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो। सो इसका एस कितना आएगा, एस 0 आएगा एंड दैट इज वाई दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब कौन से लिगेंड के रहते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर F- लिगेंड के हम बात कर रहे हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा,
हाई स्पिन होगा या फिर लो स्पिन होगा। आप कैसे बोलोगे? आप देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में F माइनस का पोजीशन कौन सा है? ये है F माइनस का पोजीशन। तो F माइनस है लोअर साइड में, मतलब F माइनस इज वीक फील्ड लिगैंड। और अगर वीक फील्ड लिगैंड हो तो वो पेयर नहीं कर पाएगा। वीक फील्ड लिगैंड कैन नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। सो ये आप ध्यान रखना कि अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो कॉम्प्लेक्स होगा हाई स्पिन, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? लो स्पिन। ये है आपका नेचर ऑफ लिगैंड कि लिगैंड वीक है या स्ट्रॉन्ग, और ये है आपका नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स उसके ऊपर बेस करके। तो ये आप ध्यान में रखना। साथ में आपको और क्या ध्यान में रखना है? हर एक चीज का, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आपको बहुत मिलेगा। यहाँ पे एक्सेप्शन कम ही है, बल्कि बस एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई 3D मेटल है, कोई 3D मेटल है और वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या फिर कोई 4D मेटल है, या फिर कोई 5D मेटल है, तो इन तीनों के साथ चाहे कोई भी लिगेंड रहे, एनी लिगेंड, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, ये फाइनली आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही देगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब जहां पे पेयर होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही ये फॉर्म करेगा। ये है एक्सेप्शन नंबर 1। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? सेकेंड एक्सेप्शन है कि अगर कोबाल्ट है, कोबाल्ट 3+, तो H2O लिगेंड अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है या फिर O2- लिगेंड जुड़ा हुआ है, देन इट विल गिव ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ कोबाल्ट 3+ आयन के लिए ही एप्लीकेबल है, कोबाल्ट 2+ के लिए भी नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? पेयरिंग होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का। अब नेक्स्ट आपको क्या जानना है कि अगर आपके पास Dn इस कॉन्फ़िगरेशन का कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है, मेटल आयन है, तो उसका टर्म सिंबल क्या होगा? आप टर्म सिंबल उसका कैसे निकालोगे? इसका रूल है 2s+1 L और J। जैसे D3 के लिए, D3 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे सजाओगे? D3 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे सजा सकते हो 1 2 3। तो टोटल स्पिन कितना हुआ? 3 इंटू +½ सो 3/2। तो 2s+1 कितना होगा? इट विल बी 4। और L कितना होगा? L है टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर, समेशन ऑफ स्मॉल एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, जो कि है +2 +1 0 -1 -2। तो इलेक्ट्रॉन ये 3 जगह पे है, सो +2 +1, सो L हो गया 3। और हम क्या जानते हैं कि L का वैल्यू 0 1 2 3 जितना भी होगा उस हिसाब से हम S P D F ऐसे टर्म सिंबल यूज करेंगे। सो हमारा 2s+1 निकल गया 4, L निकल गया 3, यानी कि F। 3 मतलब F। और J कैसे निकालोगे? J का वैल्यू होता है L + S से चालू करके L - S तक। तो 4 + 3/2 से लेके 4 - 3/2 तक, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है? 3/2। तो J का आपके पास बहुत सारा वैल्यू आएगा, 11/2 ऐसे करके लेके 5/2 तक। तो D3 इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास टर्म सिंबल मोर देन 1 होगा। जैसे 2s+1 L J, ये तीनों वैल्यू 2s+1 या फिर L या फिर J, ये तीनों वैल्यू वेरी कर सकता है। तो आप कौन से वाले टर्म सिंबल को सबसे स्टेबल टर्म सिंबल या फिर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल मानोगे? उसके लिए क्या रूल है? फर्स्ट रूल है कि आप देखना विच इज हाइस्ट एस जितना ज्यादा होगा कंपाउंड उतना स्टेबल होगा। एस अगर दोनों टर्म सिंबल का सेम है लेकिन एल डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे? सेकेंड क्राइटेरिया इज विच इज हाइस्ट एल। एल जिसका ज्यादा होगा वो होगा स्टेबल। अब क्राइटेरिया नंबर 3 में, क्राइटेरिया नंबर 3 कब अप्लाई होगा? जब आपके पास एस भी सेम है सब टर्म सिंबल में, एल भी सब टर्म सिंबल में सेम है, तब आपको जे को लेके कैलकुलेट करना है। इसमें 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है, जैसे यहाँ पे D3 के केस में हाफ फील्ड कितना होता है? 5। मोर देन हाफ फील्ड मतलब ग्रेटर देन 5, लेस देन हाफ फील्ड मतलब लेस देन 5। तो इन केस ऑफ D3 ये लेस देन हाफ फील्ड है, सो हम जे लोएस्ट जो वैल्यू होगा उसको लेंगे एज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ लेस देन हाफ फील्ड।
और हाईएस्ट जे वैल्यू को लेंगे एज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इफ देयर इज मोर देन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड रहा तो एल 0 हो जाएगा, तो जे का एक ही वैल्यू आएगा, ओनली वन वैल्यू, क्योंकि जे एल प्लस एस से एल माइनस एस तक बिलोंग करता है और एल माइनस एस के ऊपर मॉड है, ठीक है। तो प्लस एस और माइनस एस मॉड ये दोनों वैल्यू तो सेम हुआ। सो इन केस ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड रूल 3 को हमें अप्लाई करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया टर्म सिंबल। अब जैसे D3 के लिए हमारा टर्म सिंबल ग्राउंड स्टेट में D3 के लिए कितना निकला, 4F, ये हमारा टर्म सिंबल निकला। जे को अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी जा रहे हैं डीजेनरेसी ब्रेक करने के लिए। डीजेनरेसी क्या होता है, अगर आपके पास 5 ऑर्बिटल है इन द ग्राउंड स्टेट, वो पांचों के 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी स्टेट में रहेगा। अब अगर कोई लिगेंड को आप बाहर से उस मेटल आयन जिनके पास 5 डी ऑर्बिटल है उसके तरफ अप्रोच करवा रहे हो, तो उसका एनर्जी पहले राइज होगा और उसके बाद वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये जो स्प्लिट हो गया एनर्जी, नॉर्मली नीचे 3 ऑर्बिटल और ऊपर 2 ऑर्बिटल रहते हैं, इसको कहते हैं डीजेनरेसी ब्रेक होना। ये था डीजेनरेट 5 ऑर्बिटल्स और ये हो गया नॉन डीजेनरेट T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। ये T2G और EG कैसे आया ये मैं दिखाता हूँ। पहले हम D3 के रिगार्डिंग 4F टर्म सिंबल को एग्जामाइन करके देखते हैं कि इसके अंदर कितने एनर्जी स्टेट है। अब आप एक चीज देखो, S P D F ये जो है L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2 और L इक्वल्स टू 3 से बना हुआ है। और हमें डीजेनरेसी का फॉर्मूला क्या पता है कि 2L प्लस 1, मतलब अगर आपका टर्म सिंबल S है तो वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट देगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट देगा 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि 1 एनर्जी स्टेट। फिर अगर आपका टर्म सिंबल P है तो वो कितना नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट देगा, ये है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, वो देगा 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि P एनर्जी स्टेट। वैसे ही D के केस में 2 इंटू 2 प्लस 1 5 एनर्जी स्टेट आना चाहिए, और F टर्म सिंबल के केस में 2 इंटू 3 प्लस 1 7 एनर्जी स्टेट आना चाहिए अलग से। और उसी को हम डिनोट करते हैं ऐसे, A1 P को हम तोड़ते हैं T1 में क्योंकि P में क्या था 3, सो T फॉर ट्रिपलेट। D को हम E और T2 इन दोनों टर्म्स में तोड़ेंगे। E डिनोट करता है 2 एनर्जी स्टेट और T डिनोट करता है 3 एनर्जी स्टेट, तो हो गया 5 एनर्जी स्टेट करेस्पॉन्डिंग टू D। और F को हमें 7 एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे होगा, A2 प्लस T1 प्लस T2 हो गया 3 प्लस 3 प्लस 1, 7 एनर्जी स्टेट हो गया F के लिए। और ये जो एनर्जी स्टेट हमने दिखाया ये सब एनर्जी स्टेट है करेस्पॉन्डिंग टू टेट्राहेड्रल फील्ड, मतलब मेटल के साथ लिगेंड कॉम्प्लेक्स करके अगर टेट्राहेड्रल कंपाउंड फॉर्म करे तो। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड फॉर्म करे तो क्या होगा, यही टर्म सिंबल यही सेम एनर्जी में डिवाइड होगा, लेकिन बस एक G लग जाएगा, जीरा डे मतलब सिमेट्री। सो EG प्लस T2G और यहाँ पे भी T2G T1G और A2G लग जाएगा। ये है डिफरेंस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। अब एनर्जी ट्रांजिशन कैसे हो रहा है और एनर्जी स्टेट ब्रेक कैसे हो रहा है, इसके लिए आप बस 2 डायग्राम जान के रख लो। उन 2 डायग्राम को हम बोलेंगे ऑर्गेल डायग्राम। डिफरेंस क्या है उन 2 डायग्राम में, एक डायग्राम है फॉर D1, D6, D4, D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और दूसरा डायग्राम है फॉर D3, D8, D2, D7 इन सब कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो कि है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब इन चारों कॉन्फ़िगरेशन के जब आप टर्म सिंबल निकालोगे तो देखना वहां पे 2s प्लस 1 LJ में जो L पार्ट है वो आपको मिलेगा 3, मतलब D मिलेगा आपको L। तो D कितने तरीके से टूटता है एनर्जी लेवल में, यहाँ पे मैंने दिखाया था E और T2। सो द डायग्राम विल बी लाइक दिस, ये है ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये है आपका एनर्जी लेवल एंड दिस इज योर डायग्राम। ये है EG T2G एंड दिस इज EG T2G। डेल्टा यानी कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड एकदम बीचों बीच है 0, राइट हैंड साइड में डेल्टा इंक्रीज होता जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी डेल्टा इंक्रीज होता जा रहा है। D1 और D6 ये दोनों इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये है फॉर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है D4 एंड
D9 ऑक्टाहेड्रल फील्ड। खासियत क्या है और इसका खास बात क्या है कि अगर आपने ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए D1 D6 का डायग्राम ड्रॉ किया है, मान लीजिए कि Dn का डायग्राम ड्रॉ किया है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, देन दैट विल बी इक्विवेलेंट टू D10 माइनस n का डायग्राम, एनर्जी डायग्राम इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, D9 D4 इन टेट्राहेड्रल फील्ड और लेफ्ट हैंड साइड में D6 D1 इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो ये आपका एक डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम क्या है, दूसरा डायग्राम है फॉर दिस टर्म्स, ये जो चार टर्म है D3 D8 D2 D7 इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इनके लिए। और इनका अगर आप टर्म सिंबल निकालोगे, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में आपको F मिलेगा और एक्साइटेड स्टेट टर्म सिंबल में आपको P मिलेगा। P और F ये दोनों कैसे नॉन डिजेनरेट एनर्जी स्टेट्स में डिवाइड होते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया था। P डिवाइड होता है P1 पे और F डिवाइड होता है A2 T1 और T2 पे। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज द बेस जहाँ पे डेल्टा बीच में है 0, राइट हैंड साइड पे डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। दिस इज T1G, दिस इज T1G जो कि P टर्म से आया है। दिस इज अनदर T1G जो कि F टर्म से जनरेट हुआ है, दिस इज ऑल्सो T1G। ये हो गया आपका T2G, दिस इज T2G और फाइनली दिस इज योर A2G। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर D2 D7 इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इन राइट हैंड साइड एंड D3 D8 इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इन लेफ्ट हैंड साइड। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया था, D2 मतलब D8 और D7 मतलब D3 इन टेट्राहेड्रल फील्ड, और यहाँ पे भी D3 इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज इक्विवेलेंट टू D7 एंड D8 इज इक्विवेलेंट टू D2 इन टेट्राहेड्रल फील्ड। ये हो गया आपका कंप्लीट। ये दोनों जो डायग्राम है ये आप ध्यान में रखिएगा, तो बाकी सब क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, आपको बताना है कि एनर्जी कहाँ पे कम कंज्यूम हुआ है, कहाँ पे कम एब्जॉर्ब हुआ है और कहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास 4 कंपाउंड है, CONH3 होल 6 3+, ये एक कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है CONO2 होल 6 3-। अब आप देखो NH3 इस लिगेंड का चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है 0, मतलब इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है CO3+, और NO2 इस लिगेंड का चार्ज कितना होता है -1, फिर NO2 है मतलब -6, और टोटल कॉम्प्लेक्स का चार्ज है -3, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन चार्ज कितना होगा +3। सो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट है +3 स्टेट में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज आर डायमैग्नेटिक एंड ऑरेंज येलो कलर कॉम्प्लेक्स, जबकि COF6 3- यहाँ पे भी कोबाल्ट है +3 स्टेट में, एंड COH2 होल 3 F3 इन दिस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी कोबाल्ट है +3 स्टेट में। ये दोनों कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक एंड ब्लू। आपको इसको क्वालिटेटिवली डिफाइन करना है, डिफेंड करना है कि क्यों ऐसे हुआ है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ऑल्सो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा वो भी आपको डिफाइन करना है। तो आप क्या करोगे, एक नॉर्मल सी चीज देखो, मैंने एकदम पहले जो आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स पहले हाई स्पिन है या लो स्पिन है, वो आप डिटरमाइन कर लीजिए। 3- और एक कॉम्प्लेक्स कौन सा था, COH2O होल 3 F3 3-। अब ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इसका कलर है ब्लू। इसको आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे कोबाल्ट और यहाँ पे कोबाल्ट दोनों में CO है 3+ स्टेट में। CO का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D7 4S2, तो CO3+ का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 3D6। अब 3D6 कितने तरीके से रह सकता है, या तो आप VBT से दिखा सकते हो या तो आप CFT से दिखा सकते हो। VBT क्या है, VBT है आप जब दिखाते हो D2sp3 मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल करके दिखाते हो किसी कॉम्प्लेक्स को, तो उसको कहते हैं VBT। और CFT क्या है, जब आप एक ऑर्बिटल डिजेनरेट ऑर्बिटल सेट को तोड़ के दिखाते हो तब उसको बोलते हैं CFT। आप दोनों तरफ से दिखा सकते हो कि 3D6 ये 6 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में कैसे रहेगा, in the presence of F- ligand and in the presence of H2O and F- both ligand। तो ये है वीक फील्ड लिगेंड, ये है वीक फील्ड लिगेंड। और H2 अगर खुद रहता तो क्या होता, लो स्पिन होता, मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में H2O 3 है बस और बाकी F है, तो इसको भी हम ट्रीट करेंगे एज वीक फील्ड लिगेंड। और हमने क्या पढ़ा था, अगर वीक फील्ड होगा
तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा हाई स्पिन, क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड स्पिन नहीं कर पाता है, स्पिन को पेयर नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। सो चाहे आप CFT में दिखाओ या VBT में, आपको इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 5 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। जब ये टूट गया T2G में और EG में, देन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। तो चाहे आप VBT से बताओ या फिर CFT से, यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक नहीं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो दैट एक्सप्लेन्स व्हाई दीज टू कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड क्या है? कलर। कलर क्यों ब्लू आता है? अब देखो, कलर के लिए थोड़ा सा अलग से मैं एक छोटा सा थ्योरी बता देता हूं कि अगर आपके पास दो स्टेट है, एक है ग्राउंड स्टेट और एक है एक्साइटेड स्टेट, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा तब आपका क्या होगा? लाइट एब्जॉर्ब होगा। उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लाइट या एनर्जी बाहर से चाहिए, वो यूवी हो सकता है, विजिबल रे हो सकता है, लेकिन लाइट एब्जॉर्प्शन होगा। अब आपको पता है कि एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू और एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। सी क्या है? लाइट का वेलोसिटी। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, और करेस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो एनर्जी अगर लैम्डा से रिवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो ये एनर्जी गैप, ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, वो जितना बड़ा होगा उसका करेस्पॉन्डिंग लैम्डा उतना कम होगा। लैम्डा क्या डिनोट करता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ विजिबल लाइट का कितना होता है? विब जी। और 7 नोन कलर्स है विजिबल लाइट में वेवलेंथ का: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड कलर का। तो इसका वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स, और वायलेट का है लैम्डा मिनिमम। ये मैं विजिबल रेंज का बात कर रहा हूं। तो अगर आपके पास डेल्टा ई एनर्जी है, मान लीजिए 10,000 जूल, इतना एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये जो एनर्जी गैप डेल्टा ई वो है 10,000 जूल, तो क्या होगा? लैम्डा बहुत ही कम होगा, मतलब लैम्डा मिनिमम, ये वायलेट कलर एब्जॉर्ब होगा बाय द कॉम्प्लेक्स। जो भी कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा? वायोलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि डेल्टा ई है बहुत ही ज्यादा हाई। अब हम कौन सा कलर देखते हैं कोई कॉम्प्लेक्स का? देखने का रूल है, जो कलर एब्जॉर्ब होता है, जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कंप्लीमेंटरी कलर हमें दिखाई देता है। कंप्लीमेंटरी कलर इज एक्चुअली सीन बाय अस। मतलब वायलेट कलर अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो हमें वायलेट नहीं दिखाई देगा, वो कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर छोड़ेगा नहीं, वो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब किया है, वो रिलीज कौन सा कलर करेगा? कंप्लीमेंटरी कलर। वायलेट का कंप्लीमेंटरी कलर कौन सा है? उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कलर विल। कलर विल कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ही याद रखना है, BOVYRG। ये जो ऑपोजिट ट्रायंगल है वो है एक दूसरे का कंप्लीमेंटरी कलर। आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, BOVRG, BOVRG ऐसे ही याद रख सकते हो। तो ब्लू अगर एब्जॉर्ब हुआ तो ऑरेंज कलर आपको दिखाएगा, एंड वाइस वर्सा। वायलेट कलर अगर एब्जॉर्ब हुआ तो येलो कलर आपको दिखाई पड़ेगा, वाइस वर्सा। वैसे ही रेड कलर अगर एब्जॉर्ब हुआ तो ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा, वाइस वर्सा। तो ये है टोटल रूल कलर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स के लिए। और भी रूल है कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होगा और कौन सा ट्रांजिशन नॉट अलाउड, यानी कि फॉरबिडन होगा। उसके लिए दो सिलेक्शन रूल है। एक को हम बोलते हैं लापोर्टे सिलेक्शन रूल। ये कहता है कि डेल्टा एल जो है दैट शुड बी +-1। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो दो डायग्राम है, ऑर्गेल डायग्राम के पार्ट, कोई भी ट्रांजिशन अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि ये सब है डी ऑर्बिटल। 5 के 5 जो डी ऑर्बिटल है वही डी ऑर्बिटल नॉन डिजेनरेट स्टेट में ऑर्गेल डायग्राम जनरेट करता है। तो डी डी ट्रांजिशन अलाउड ही नहीं है, क्योंकि डी का एल कितना है? एल है 2। सो डेल्टा एल कितना होगा? 0 होगा। तो डेल्टा एल 0 है, मतलब ये लापोर्टे फॉरबिडन है। लापोर्टे सिलेक्शन रूल ये जो है, लापोर्टे सिलेक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू दैट डी डी ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड
लेकिन फिर भी हमको कलर दिखाई देता है, क्यों? दो रीजन के वजह से। एक है रिलैक्सेशन ऑफ लापोर्टे सिलेक्शन रूल एंड सेकेंड इज स्पिन सिलेक्शन रूल। ठीक है, लापोर्टे सिलेक्शन रूल कब अप्लाइड होता है? ये अप्लाई होता है अगर कंप्लीटली कोई कंपाउंड सिमेट्री में हो, कंप्लीटली कोई कंपाउंड सिमेट्री में हो, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड ये कंप्लीटली सिमेट्री में रहता है, तो डी ट्रांजिशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लापोर्टे। लेकिन रिलैक्सेशन आ जाता है कब? जब ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कुछ फोटोन को या यूवी लाइट या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, और इसी वजह से ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के जो सिमेट्री है वो थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल हो जाता है कुछ देर के लिए, और वो अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट के टाइम पीडी ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। अब जब पीडी ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो गया तो डी ट्रांजिशन ये कंप्लीटली नहीं हो रहा है, ये हो रहा है पीडी टू पीडी ट्रांजिशन। तो पीडी टू पीडी ट्रांजिशन इज अलाउड। सो रिलैक्सेशन ऑफ एलपी लापोर्टे सिलेक्शन रूल के वजह से डी ट्रांजिशन अलाउड होता है कुछ हद तक। और दूसरा क्या है? स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है डेल्टा एस शुड बी 0, और डी ट्रांजिशन के वक्त डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 तो हमेशा ही होता है। क्यों? क्योंकि आप जो एनर्जी टर्म को डिवाइड करके ऑर्गेल डायग्राम बनाए हो उसमें कौन सा एनर्जी टर्म है? डी है, फिर एफ है, फिर पी है। इन सब का जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा। मतलब एफ ऑर्बिटल को तोड़ के अगर आप A1 प्लस T1 प्लस T2 प्रोड्यूस भी करोगे, उन सब का S स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो तो सेम रहेगा। सो डेल्टा एस विल बी ऑलवेज 0 एंड दैट इज वाई डी ट्रांजिशन इज अलाउड। ठीक है, अब हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत डीप में चले गए। अब डी ट्रांजिशन देखते हैं हमारे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कैसे होता है। वहां पे नीचे है T2G में है 4 इलेक्ट्रॉन और ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां तक एक ट्रांजिशन होगा, और वो ट्रांजिशन कैसा होगा? मतलब ये जो डेल्टा ई है वो कम होगा या ज्यादा होगा? दैट डिपेंड्स ऑन जो लिगेंड है F माइनस, वो वीक है या स्ट्रांग है। दिस इज वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड मतलब क्या? अगर स्ट्रांग लिगेंड होता तो आप इस ऑर्गेल डायग्राम को देखिए, हमें और राइट हैंड साइड में जाना पड़ता। इस स्ट्रांग लिगेंड में डेल्टा बीच में है 0, राइट हैंड साइड में हम जितना जा रहे हैं लिगेंड का स्ट्रेंथ उतना बढ़ रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि लिगेंड है F माइनस, ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब इसका डेल्टा बहुत ही आसपास होगा। जैसे कि यहाँ पे इसका अगर डेल्टा है तो ट्रांजिशन होगा यहाँ से यहाँ तक, बस ये छोटा सा ट्रांजिशन होगा, तो डेल्टा ई बहुत ही कम है। तो मैंने क्या बताया था? डेल्टा ई अगर कम है, अगर डेल्टा ई कम है तो लैम्डा जिसमें एब्जॉर्प्शन होगा जिस रेंज में, लैम्डा क्या होगा? ज्यादा होगा। अब विब जियोर में ज्यादा वाला लैम्डा कहाँ पे है? रेड ऑरेंज इस तरफ है। तो रेड ऑरेंज के तरफ अगर एब्जॉर्ब होगा तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा? कंप्लीमेंटरी कलर, मतलब वायलेट इंडिगो इस तरफ का कलर दिखाई देगा। दैट इज वाई द कम्प्लेक्स इज ब्लू। ठीक है, जो कम्प्लेक्स है COF6 होल 3 माइनस, और एक था COH2O होल 3 F3 होल 3 माइनस। तो ये वीक फील्ड वाला कॉम्प्लेक्स हमको ब्लू कलर देगा। ये एक एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या पूछा गया था? हमको पूछा गया था कि CONH3 होल 6 3 प्लस और CONO2 होल 6 3 माइनस, इन दोनों में ही डायामैग्नेटिक नेचर दिखाई देता है, ये गिवन था। और कलर दिखाई देता है ऑरेंज। तो आप इसको एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे? डायमैग्नेटिक तो बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन कर दोगे, क्योंकि कोबाल्ट है 3+ स्टेट में, यानी कि 3d6 स्टेट में। अब NH3 दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NO2 माइनस दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने क्या कहा था? अगर लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड तो कॉम्प्लेक्स होगा लो स्पिन, कॉम्प्लेक्स होगा स्पिन। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डीजेनरेट ये 5 ऑर्बिटल था D5, इसमें आपका 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में। फिर आया लिगेंड NH3 या फिर NO2 माइनस। तो ये डिवाइड हो गया EG और T2G में, T2G और EG में, और ये बन गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 6। तो 6 का 6 इलेक्ट्रॉन D6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो चुका है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 0, एंड दैट इज वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। एक आपका हो गया। दूसरा आपको बोलना है कि ऑरेंज क्यों है।
ऑरेंज इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांजिशन है उसका डेल्टा ई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ऑर्गेल डायग्राम फॉर D6 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इन दिस डायग्राम आप यहाँ पे देखो कि राइट हैंड साइड में हम जितना जाएंगे डेल्टा उतना इंक्रीज होगा। तो फॉर NH3 जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए डेल्टा राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा फ्रॉम दिस टू दिस, तो इसका डेल्टा ई होगा बहुत ही ज्यादा। और अगर डेल्टा ई ज्यादा हुआ तो हमें क्या पता है कि लैम्डा होगा बहुत ही कम। सो विबजियोर स्पेक्ट्रम में लैम्डा अगर इस रीजन में ऑब्जर्व होता है वायलेट और इंडिगो रीजन में, तो हमें कलर कौन से रीजन में देखने को मिलेगा, कंप्लीमेंट्री ऑरेंज रेड इस रीजन में, एंड दैट इज वाई दिस कॉम्प्लेक्सेस शो ऑरेंज कलर। बस ये आपका हो गया 20 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका वेटेज था 20 मार्क्स। अब लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर का 10B, स्पेसिफाइंग द सुइटेबल रिएक्शन कंडीशन सजेस्ट रीजनेबल सिंथेसिस फॉर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है इन सब के लिए आपको अजय कुमार सर का जो ऑर्गेनोमेटेलिक का किताब है, दो है बुक, एक है कोऑर्डिनेशन का और एक है ऑर्गेनोमेटेलिक का। ऑर्गेनोमेटेलिक का चैप्टर 6 पढ़ना है। और मुझे पता है कि ये सब एग्जामिनेशन में अगर आ जाए कोई अननोन कंपाउंड तो वो सिंथेसिस करना टफ रहता है, लेकिन फिर भी आप एक चीज ध्यान रखना कि TEC, आपको जो भी कंपाउंड दिया जाए उसका TEC आप एक बार चेक करना, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। देखिएगा कि वो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट के अकॉर्डिंग स्टेबल हो रहा है या नहीं स्टेबल हो रहा है। ज्यादातर केस में आपको स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो अगर स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिला तो उसको आप दो डिफरेंट स्टेबल कॉम्प्लेक्स से तैयार करने का कोशिश कीजिएगा एग्जाम हॉल में खुद से, तो ज्यादातर केसेस में वो आंसर सही होता है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड को लेता हूं एमओ बेंजीन C6H6 और CO3, आप इसमें एक बार देखो कि क्रोमियम मॉलिब्डेनम किस ग्रुप में है, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन इस ग्रुप में। इसका यहाँ पे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24। तो अगर ये कंपाउंड क्रोमियम से बना होता, क्रोमियम C6H6 और CO3, ज्यादातर C6H6 हो या फिर C5H5 हो, उसके सामने एक हैप्टिसिटी का नोटेशन लगा रहता है जैसे कि ईटा 5, तो बेंजीन में भी यहाँ पे ईटा 6 होगा। मतलब बेंजीन हो चाहे ये हो साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग, वो 6 एंड 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो ठीक है, क्रोमियम का कितना है एटॉमिक नंबर 24 प्लस बेंजीन दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, और CO हर एक CO लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 3 लिगैंड है तो 3 × 2 6 होगा। सो ये हो गया आपका 36, और 36 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है, दिस इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। क्यों? क्योंकि जो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, इनमें आर्गन का एटॉमिक नंबर है 36। सो एक नोबेल गैस का, कोई भी एक नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर से अगर आपका मैच कर जाए उसके मतलब ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो अगर क्रोमियम का कंपाउंड स्टेबल है तो उसका करेस्पॉन्डिंग मॉलिब्डेनम का भी सेम कंपाउंड स्टेबल होगा। इसको अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं कैसे फॉर्म करूंगा एग्जाम हॉल में, इसका और एक आप कॉम्प्लेक्स ले लो स्टेबल MOCO6, ये भी स्टेबल कंपाउंड है, और साथ में बेंजीन C6H6, देन इट विल फॉर्म MOC6H6 और साथ में 3 CO, और बाहर क्या जाएगा, बाहर जाएगा 3 CO। ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन इसका प्रॉपर सिंथेसिस प्रोसीड्यूर क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सिंथेसिस प्रोसीड्यूर MOCO6 इसके साथ हमें रिएक्शन करवाना पड़ता है एक लैबाइल कॉम्प्लेक्स का, विच इज नथिंग बट दिस इज द लैबाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉलिब्डेनम। देखिए मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, टंगस्टेन, इन सब के साथ अगर कोई 6 मेंबर्ड रिंग का जैसे कि बेंजीन, इनका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो वो हमेशा होगा लैबाइल कॉम्प्लेक्स। और इसका आप रिएक्शन करोगे तो क्या आएगा 2MO, एक तरफ तो बेंजीन ग्रुप रहेगा और दूसरे तरफ आ जाएगा CO एंड CO। तो ये हो गया पहला वाला कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये आपको प्रिपेयर करना है MOC6H6 होल 2। इसके लिए आपको ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का हेल्प लेना पड़ेगा, PHMgBr, फिर MOCl3 और साथ में
अगर हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट लेते हैं तो क्या लेते हैं, उसके साथ में एनहाइड्रस ईथर लेते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप में ये कंपाउंड आपके पास आएगा MOPH3 ET2O3। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बेंजीन है, पीएच मतलब फिनाइल रिंग, ये यहाँ पे है मोनो हैप्टो लिगेंड। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आया है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से, तो अभी इसका हैप्टिसिटी है ओनली 1। ये बाद में कन्वर्ट होगा ईटा 6 में, हैप्टिसिटी 6 में। क्या देने के बाद आपको ये रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, Na2H2O4, इसको बोलते हैं सोडियम डाइथायोनाइट। ये देने के बाद मॉलिब्डेनम ईटा 6 C6H6 ये कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। दिस इज वेरी सेंसिटिव कंपाउंड टू एयर, वेरी सेंसिटिव कंपाउंड टू एयर, तो इसीलिए इसको अलग तरीके से अभी प्रिपेयर किया जाता है। मॉलिब्डेनम क्रूड मेटल इन सॉलिड फॉर्म लिया जाता है और उसको वैक्यूम में हीट देके मॉलिब्डेनम वेपर में, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब इनटू दैट वैक्यूम हीटेड वेसल बेंजीन वेपर C6H6 वेपर is introduced and after some time you will get the desired product। ये है फाइनल तरीका इसको प्रिपेयर करने के लिए। अभी इसका आगे वाला मॉलिक्यूल बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे वाला है CO C5H5 और बाहर है 2+। अब आप नॉर्मली देखो कि अगर आपके पास ये कंपाउंड है जहां पे CO बीच में है और दोनों तरफ 2 पेंटाडाइनाइल रिंग लगा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा कोबाल्ट का 27 प्लस 10, इस रिंग से 5 और इस रिंग से 5, सो ये हो गया 37। लेकिन नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, मैंने दिखाया था आर्गन का है नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन 36 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करने का कोशिश करेगा, ये कंपाउंड हमेशा ऑक्सीडाइज होने का कोशिश करेगा बाय लीविंग 1 इलेक्ट्रॉन। 37 से इसको 36 होना है, एक इलेक्ट्रॉन को ये हमेशा रिमूव करने का कोशिश करेगा। एंड इन दैट टास्क इट विल गेट हेल्प फ्रॉम RX, जहां पे R क्या है, R है CF3 और X क्या है, X है I। सो अगर हम CF3I इसके साथ रिएक्शन करवाए तो क्या होगा, आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, डिजायरेबल कंपाउंड CO। इसके ऊपर टोटली है प्लस चार्ज, सॉरी ये प्लस चार्ज होगा, 2 नहीं होगा, प्लस चार्ज होगा। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट है CO और यहाँ पे R क्या है, आपने अगर CF3I यूज किया है तो R होगा CF3। और स्टार्टिंग मटेरियल को बोला जाता है कोबाल्टोसिन, फेरोसिन की तरह, ठीक है। और ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास 37 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट और फाइनल जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज SiH3CO4। नॉर्मली आपको याद है एक कंपाउंड था हमारे पास CO2CO8, इसके साथ अगर हम R3SiH इसका रिएक्शन करवाते हैं, देन वी विल गेट 2R3SiCO4 प्लस H2। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर में रेडिली अकर करता है, दिस अकर्स रेडिली इन रूम टेम्परेचर। तो अगर आप यहाँ पे R इक्वल्स टू H लेते हो, मतलब कि SiH4 से रिएक्शन शुरू करते हो, तो आपके पास फाइनली क्या मिल जाएगा, SiH3CO4, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज 2015 CGPDTM इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। बाकी 2015 और 2018 का इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल पूरा कंप्लीट हो चुका है, यही पार्ट बाकी था इनऑर्गेनिक का। आप देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। CGPDTM के ऊपर, पेटेंट एग्जामिनर के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। आपका एग्जाम मेरे ख्याल से 25 को है, 25 Jan 2024 में है। उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।